ये मिथुन चक्रवर्ती की अभी बीजेपी पार्टी की क्या पद है, क्या कद है, इस बारे में मुझे जरा सा भी जानकारी नहीं है। हो सकता कि मिथुन चक्रवर्ती एक मशहूर कलाकार जरूर है, डायलॉग देने में माहिर भी है और सियासी झूला में झूलने का भी उनका काफ़ी दिलचस्पी भी रही होगी। आपने सुने हैं, कभी टीएमसी कभी बीजेपी, वो करते करते यहाँ तक आ पहुँचे। तो ये तो आधिकारिक तौर से तो ये नहीं कहा जा सकता, बीजेपी पार्टी की तरफ से इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर हम कह सकते कि बंगाल में जो सत्तारूढ़ पार्टी है अभी, वो सत्तारूढ़ पार्टी दूसरे पार्टी को तोड़ मरोड़ करके बनाए गए थे। ये खरीद फरोख्त की ये पार्टी बंगाल में विपक्ष जैसे कांग्रेस के एमएलए को खरीद कर ये पार्टी अपना ताकत बढ़ाई थी। तो जिन पार्टी खरीद फरोख्त में खुद लिप्त रहते हैं, अगर उस पार्टी के कुछ एमएलए अगर कह दे कि मैं खुद को बेचना चाहते हैं, एमएलए फॉर सेल, तो इसमें आश्चर्य होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी इस तरीके की टिकट या बहुत सारी चीज को लालच दिखा के बीजेपी पार्टी भरसक प्रयास किया था बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी जो आज की है उससे विधायकों या बड़े बड़े नेता को अपने पक्ष लाने के लिए। तो बंगाल में ये सियासत है जहां खरीद फरोख्त चलते हैं और खरीद फरोख्त की ये जो तहजीब बंगाल के आम लोगों के, जिनका कोई परिचय नहीं थे, जानकारी नहीं थे, बंगाल के आम लोगों को ये खरीद फरोख्त की तहजीब, ये आज की सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल में आमदनी किए थे। और बीजेपी तो इसमें माहिर है, सारे हिंदुस्तान में विपक्ष लोगों को डरा के या तो लालची दिखा के अपने पार्टी में शामिल करना इनके बखूबी आते हैं। तो इस तरीके की प्रयोग बंगाल में भी हो सकते हैं। तो इसमें मैं ये चौंकाने वाला बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बंगाल में ये होते रहते, लेकिन ये आधिकारिक तौर पे बीजेपी पार्टी तो ये नहीं कहते अभी तक। लेकिन हम सब जानते हैं कि डराना, धमकाना, लालच दिखाना, ये बीजेपी पार्टी की दो तरफा औजार वो अपनाते हैं, कैरट एंड स्टिक। एक तरफ हमारे साथ आओ, गाजर मिलेगी, और ना आओ तो ईडी मिलेगी। तो तुम अभी तय कर लो, ईडी लोगे या गजर लोगे। ये खुद एमएलए को तय करना पड़ेगा। अगर हिम्मत रहे, दृढ़ता रहे, अपना सोच में वो अपना मजबूती रहे, तो सत्तारूढ़ पार्टी में वो रहेगा। अगर ना रहे तो भागेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। बीजेपी पार्टी की पास पैसा की अंबार है, साथ में ईडी सीबीआई है, कुछ भी कर सकते। सर, इसके अलावा आपने ईडी की बात करी, होल्ड करी वैलिडिटी जो अलग अलग प्रोविजंस है पीएमएलए एक्ट के, साफ तौर पर कहा कि जो एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ESIR है, वो उसको एफआईआर से इक्वेट नहीं किया जा सकता, और जो सीधे तौर पे एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, और जो है इसके लिए एक्यूज को उसको देना मैंडेटरी नहीं है। डिस्क्लोजर जरूर बताना जरूरी है ड्यूरिंग द अरेस्ट कि क्या रीजन है अरेस्ट का। देखिए, एक कानूनी मसला है और ये अचानक मैं इस पे कोई टिप्पणी ना करे तो बेहतर होगी,
क्योंकि मुद्दा कानूनी मुद्दा है, इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या हो सकता नहीं हो सकता, ये जो कानून विशेषज्ञ है वो कहेंगे। हमें तो ये लगता है, हम एहसास भी हो रहे हैं सर हिंदुस्तान के लोगों को, ईडी सीबीआई मान लीजिए प्रतिष्ठान की तो कोई दोष नहीं है, लेकिन आज क्या हो रहा है, इसका बेजा इस्तेमाल हो रहे हैं, दुरुपयोग हो रहे हैं, और इसके चलते ये बेजा इस्तेमाल के चलते, दुरुपयोग के चलते ज्यादा से ज्यादा ईडी को, सीबीआई को विपक्ष पार्टी की तोड़ने के लिए, विपक्ष पार्टी को कमजोर करने के लिए, विपक्ष पार्टी को डराने के लिए प्रयास होते हैं। तो इससे लोगों की मन में ईडी सीबीआई की जो प्रतिष्ठान, इसकी विश्वसनीयता पे शक पैदा हो गए हैं, सवाल पैदा हो गए हैं। तो इसलिए ईडी और सीबीआई की छवि को चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए, आम लोगों को इसमें भरोसा होना चाहिए, यही मैं कह सकता हूं, क्योंकि सवाल में घेरे हुए आज हिंदुस्तान के ईडी सीबीआई। तो इससे निकलना सीबीआई और ईडी का ही जिम्मेवारी बनते हैं। तो ये अपना जिम्मेवारी सही ढंग से निभाएंगे तो लोग इसमें भरोसा करेंगे। सर, आपने तो कंगारू कोर्ट एक तरीके से चला रही है एसएससी स्कैम के मामले में। अगर कोई भी गिल्टी पाया जाता है, कोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेगा, और लेकिन एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों की छवि खराब करने के लिए। देखिए, बंगाल की बात अलग है, क्योंकि बंगाल में सब जानते हैं कि शिक्षक भर्ती के मुद्दे पे बहुत बहुत बड़ा घोटाला हो चुके हैं, और आज ईडी क्या कह रहे हैं और ना कह रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बंगाल में आम जनता जानते हैं पहले से ही। और बंगाल की जो न्यायालय, हाई कोर्ट सबसे आगे इस मुद्दे को लेकर जो घोटाला हुए हैं इसको उजागर करने के लिए पहल शुरू किया था। कोर्ट ने खुद अपने तरफ से यह घोटाला की उजागर के लिए जो पहल किए थे, उसके बदौलत धीरे धीरे आम लोगों में ये जो एसएससी की जो भर्ती, सिर्फ एसएससी नहीं, प्राइमरी एजुकेशन में भी, प्राइमरी टीचर में भी, जिसको हम टेट कहते हैं, हर जगह ग्रुप सी, ग्रुप डी, यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, कॉलेज की प्रोफेसर, शिक्षक, स्कूल की ग्रुप सी, ग्रुप डी, हर जगह ये धांधली हुए हैं। बहुत बड़ा धांधली है, बहुत बड़ा घोटाला है। और बंगाल में बेरोजगार नौजवान आज हाहाकार मचा रहे हैं, क्योंकि उनकी काबिलियत उनकी जिंदगी में अभिशाप बन गए हैं। जिनका काबिलियत, रिश्वत देने की क्षमता नहीं, उनको वंचित होना बंगाल में एक नियम बन चुके हैं। काबिलियत है, रिश्वत देने का पैसा नहीं है, उसको वंचित किया जा रहा है। तो उनके खिलाफ बंगाल में आप जाइए, जिस रास्ते पे ममता बनर्जी रोजाना जाते हैं, पिछले 500 दिन से, एक दो दिन नहीं, 500 दिन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां के उस शिक्षकों ने, जिनकी नौकरी मिलने की सारे उम्मीदें छीन लिए हैं। उनका काबिलियत के बावजूद
उन्हें नौकरी नहीं दिए गए हैं, इसलिए पिछले 500 दिनों से लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पिछले 500 दिनों से ईडी तो वहां नहीं गए थे, तो इसका मतलब पहले से सब लोगों की जानकारी है बंगाल में जी कि किस तरीके की घोटाला हुई है। और ये जो व्यक्ति की नाम किया जा रहे हैं, ये ममता बनर्जी की दाहिना हाथ है, महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है, और ये शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री, व्यापार मंत्री, बहुत सारे मंत्री पद इनके पास में ही है। अगर ममता जी के अंदर थोड़ा बहुत नैतिकता बची रहते, कुछ सच्चता बची रहती, तो जल्द से जल्द इनको मंत्री पद से हटा के ये तफ्तीश और ढंग से हो, इसके लिए वो मदद करती। लेकिन अभी तक उनका जो पार्टी का जो पद है उसमें भी वो काबिज है। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी इसको खिलाफ, मतलब इस मंत्री के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। ये साफ जाहिर होते हैं कि इतने सारे शिकायत इस मंत्री के खिलाफ रहते हुए भी हमारी ममता बनर्जी चुप्पी साधी बैठी है। आखिरी सवाल सर आपसे, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा 1.64 लाख करोड़ का रिवाइवल पैकेज बीएसएनएल के लिए उसकी घोषणा करी है कि 4G सर्विसेज उससे सुधरेंगी उसकी, और 5G की तरफ भी ले जाया जाएगा। एक बड़ा राहत का पैकेज बीएसएनएल को दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, बीएसएनएल आप जानते हैं कि यूपीए जमाने में ये बीएसएनएल की रखरखाव करना, इनकी तरक्की के लिए, विकास के लिए यूपीए सरकार ने कितने सारे प्रयास किए थे आप जानते हैं। हिंदुस्तान की दूर सुदूर गांव में आज जो टेलीकॉम फैसिलिटीज मिल रहे हैं, वो राजीव गांधी जी की जो सपना, वो सपना को साकार करने के लिए यूपीए सरकार ने जितने जरूरी थी उतनी मदद किए थे। और ये भी आप जानते हैं कि यूपीए सरकार के खिलाफ आम लोगों को सस्ते में ये सेवाएं मुहैया कराने के चलते किस तरीके की बेहुदा शिकायत करके यूपीए सरकार के खिलाफ 2G घोटाला के मामले को पनाह दिया गया थे, आप सब जानते हैं। और आज बीएसएनएल की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जियो को प्रमोट कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं, और ये सरकारी कंपनियों को अनदेखी कर रहे हैं। सतीली भाई की तरह ये बर्ताव किया जा रहे हैं। इसलिए आज लोगों में बीएसएनएल कंपनी की कोई मोबाइल कहिए या कुछ भी कहिए इस्तेमाल करने में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये सर्विस देने में अक्षम रही। सर्विस कौन देते हैं? प्राइवेट कंपनियों ने। वो किसके मदद से? सरकार की मदद से। आप जब ये मौत की कगार पे आ गए बीएसएनएल, आप दिखा रहे हो कि मैं इनको बचाने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब मृतकों के ऊपर आप सुगंधित डाल रहे हैं, परफ्यूम डाल रहे हैं कि भाई मैं मरने नहीं देना चाहते, हम सुगंधित डाल रहे हैं, खुशबू निकालेंगे, वो मौत हो या ना हो, खुशबू निकालने के लिए निकाला जाए, इसके लिए सरकार बाखूबी प्रयास कर रहे हैं। अगले तारीख पता चलेगा कि असलियत क्या है। बड़े बड़े भाषण तो दिया जा रहे हैं, भौचार किया जा रहा है कि पैसा की, जहां जहां ये सरकार को ये लगते हैं कि इसमें ढिढोरा पीटना आसान होती है, उसमें पैसा की भौचार लगाने की वो वादा तो करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या मिलते हैं इसको हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद कोई निष्कर्ष में हमें पहुंचना पड़ेगा।
क्योंकि अभी ये मौत की कगार पर पहुंच चुके हैं, मतलब आईसीयू में चले गए हैं। अभी इसको बचाने के लिए मोदी जी के पास कौन सा डॉक्टर है मुझे पता नहीं। अगर बीएसएनएल बचेगी तो हम जरूर इसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास हमारी तरफ से किए जाएंगे, ये जरूर सरकार को हम कह सकते हैं, लेकिन इसको बचाना चाहिए। मुंह से बड़ी बड़ी बात करने से फायदा नहीं होगी। जमीनी स्तर पर इसके अनुपालन करने के लिए सरकार क्या कर रही है हम अगले दिन देखेंगे, उसके बाद हमारा टिप्पणी हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।